हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इसमें देखने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के संभावित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसमें 30 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। ऑप्शन ए दिया है कि इंडोनेशिया में बोला जाता है। ऑप्शन बी है मॉरिशस। ऑप्शन सी है सिंगापुर व ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो तमिल भाषा है ये है प्रमुख भाषा, इसमें से कहीं ना कहीं सिंगापुर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जो है इसमें जलपास या हमें लॉक पद्धति इसमें उसका प्रयोग किया गया है बनाने में, या फिर हमें इसमें से किस जलमार्ग में हमें लॉक सिस्टम देखने को मिलेगा। ऑप्शन जैसे दिया है, ऑप्शन ए है स्वेज नहर दिया है, ऑप्शन बी है राइन नदी, ऑप्शन सी है पनामा नहर और ऑप्शन डी है इसमें से एक से अधिक। तो देखिए जो लॉक सिस्टम हमें देखने को मिल जाएगा पनामा नहर जो बनाए गए, इसमें कई लॉक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है। इसमें पूछ रहा है कि विश्व के विशालतम जो स्वर्ण क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। यानी दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित कौन से पर्वत श्रेणियों में विशालतम सौर क्षेत्र इसमें से स्थित है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है रोगे वेल्डबर्ग, ऑप्शन बी है विटवासरलैंड यहाँ रहेगा, ऑप्शन सी है ड्रैकेंसबर्ग और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विटवासरलैंड। इसमें जो साउथ अफ्रीका है इसका विशालतम सौर क्षेत्र का भंडार इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है। ये पूछ रहा है कि स्प्रूस और देवदार जो होते हैं ये किस वन में पाए जाते हैं, किस वनों के ये किस में है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कि विश्वतीय वन का, ऑप्शन बी है शीतोष्ण शंकुधारी वन, ऑप्शन सी है शीतोष्ण पर्णपाती वन, वो इसमें ऑप्शन डी हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतोष्ण शंकुधारी वन में ये सीडर और या स्प्रूस जो है इसके वृक्ष मिलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। इसमें पूछ रहा है कि प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है, जहाँ प्रतिचक्रवात आते हैं उसकी विशेषता क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए में है कि तापमान वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन बी है तेज पवन चलेगी और ऑप्शन सी है तीव्र वृष्टि होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये चक्रवात की विशेषता प्रतिचक्रवात की विशेषता नहीं है, बल्कि ये है किसकी चक्रवात की विशेषता बताया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी तीनों ऑप्शन ही नहीं होंगे प्रतिचक्रवात की विशेषता। प्रश्न संख्या 6 है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण पाए जाते हैं। सतत वर्षण, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पछाब कपासी मेघ है, ऑप्शन बी है कपासी मेघ, ऑप्शन सी है वर्षा स्तरीय मेघ, वो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्बो स्ट्रेटस यानी वर्षा स्तरीय मेघ हो जाएगा, जिससे कि इसमें सतत वर्षण के गुण पाए जाते हैं, सर्वाधिक वर्षा भी होती है इससे। ऑप्शन 7 है प्रश्न संख्या 7 है कि डोलड्रम क्या होता है। ऑप्शन ए जैसे यहाँ दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी होती है, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पवन विश्लेषण पट्टी होती है, और यहाँ पे जैसा दिया है ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट यानी उष्णकटिबंधीय न पवन पट्टी, यानी यहाँ पे जैसे दिया है कि ट्रॉपिकल विंड बेल्ट दिया है, यहाँ पे नो लगा दिया है, यानी इसमें विंड नहीं होता है, मतलब ट्रॉपिकल तो होता है लेकिन हवा इसमें कोई नहीं चलती है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होता है ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट, यानी जो डोलड्रम होता है बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय तो होता ही है लेकिन साथ साथ बहुत शांत होता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन ए है वो है चाड झील, ऑप्शन बी है मलावी झील हो जाएगा, ऑप्शन सी है विक्टोरिया व ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो देखिए, जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो झील है विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। इसमें पूछ रहा है कि चिली से ब्राजील तक के साथ साथ जाने के लिए एक व्यक्ति को पार करना होगा। यदि हम चिली से ब्राजील जाना चाहते हैं तो इसमें से किस स्ट्रेट या किस जल डमरू मध्य को हमें पार करना होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि बॉस जल डमरू मध्य को, ऑप्शन बी है कुक जल डमरू मध्य को, ऑप्शन सी है मैगेलन जल डमरू मध्य व ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, हमें चिली से जा रहे हैं हम ब्राजील के साइड, तो हमें मैगलेन जल डमरू मध्य पार करना होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे जैसे दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका के पास में यहाँ पे हमें यहाँ पे मैगलेन जल डमरू मध्य मिल जाएगा। तो हमें चिली से ऐसे यात्रा करना है तो इसको पार करके ब्राजील जाना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है। ऑप्शन ए है ब्राजील धारा, ऑप्शन जो बी है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, और फिर ऑप्शन सी है क्यूरोसिओ धारा। तो पूछा है ठंडी धारा कौन सी है, ठंडी जल धारा इसमें से। तो देखिए, इसमें से जो ब्राजील है ये भी क्या है, ब्राजील भी गर्म जल धारा है, और जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा ये भी गर्म है, क्यूरोसिओ भी जापान के पास चलती है, ये भी गर्म ही है। तो इसमें से हो जाएगा कोई नहीं, यानी ये तीनों के तीनों जो धाराएं हैं, ये तीनों की तीनों धाराएं क्या है, गर्म है। तो कोई भी धारा इसमें से ठंडी नहीं है, कोई नहीं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। तो ऑप्शन ए है कि अजरबैजान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान तीनों के तीनों कैस्पियन सी से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। ये पूछ रहा है इसमें कि विवर्तनिक प्लेटों का संचलन करने वाली संवहन धाराएं जो हैं, ये पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है या कहाँ से ये उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए के भूपृष्ठ यानी क्रस्ट से उत्पन्न होती हैं, मेंटल से होती हैं, या ऑप्शन सी है आउटर कोर दिया है, बाह्य कोर, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जो ये समान धाराएं या कन्वेक्शन करंट जो चलती हैं, ये चलती हैं मेंटल से उत्पन्न होती हैं। मेंटल में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनसे टेम्परेचर बढ़ता है और वही तापमान क्या करते हैं, संवहन धाराओं को जन्म देते हैं। इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखिए, इसमें दिया है कि प्रदीप्ति वृत्त जो है पृथ्वी को कौन से दो गोलार्धों में विभाजित करते हैं। जो प्रदीप्तिका वृत्त है किस किस गोलार्धों में विभाजित करेगी, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि इसको पूर्वी और पश्चिमी, ऑप्शन बी है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करेगी, ऑप्शन सी है ग्रीष्म और शीत में विभाजित करेगी, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो प्रदीप्तिका वृत्त होता है ये पृथ्वी को डिवाइड करता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि ये जैसे दिन व रात को ये बांटता है। जैसे प्रदीप्तिका जो वृत्त है वो दिन रात को पृथ्वी के धरातल पर वो दिखाता है कि इस वृत्त के इधर, मतलब अब दिन रात हम पूर्व पश्चिम की तरफ ही दिखाते हैं या फिर उसके टाइम को निर्धारित करते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण नहीं होगा, ये उत्तर दक्षिण नहीं होगा, ये होगा पूर्व और पश्चिम। ये हो जाएगा पूर्व और पश्चिमी वृत्तों में बांटता है। जैसे पृथ्वी है तो ये प्रदीप्तिका वृत्त हो गया, यानी वो दर्शाता है कि इधर जिधर दिन है और रात का विभाजन करता है, इस वजह से पूर्वी और पश्चिमी हम इसको कह सकते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। जो पृथ्वी परिवर्तन की गति हो रही है किससे हम देखें तो मौसम परिवर्तन हो सकता है। तो इसका देखते हैं, ऑप्शन ए परिक्रमा द्वारा, या फिर जो धुरी पे झुकाव है इसका, जो साइड 23 डिग्री झुकी हुई है इसकी वजह से, वो ऑप्शन सी है कि रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस यानी अपनी धुरी पर घूमना, इसके कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ये होगा ऑप्शन डी। डी ले ले होगा, क्योंकि परिक्रमा करने के कारण भी मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी पे। इसका जो 23.5 डिग्री झुकाव है, ये भी रोल अदा करता है मौसम परिवर्तन में, और साथ ही साथ अपनी धुरी पर घूमना भी, ये भी परिवर्तन लाता है मौसम में, या मौसम के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है कि भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र जो है, ये की स्थापना गंगा नदी के तट पे की जा रही है। तो ये किस शहर में की जा रही है? गंगा नदी के तट पे तो की जा रही है। ऑप्शन ए है पटना में की जा रही है, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है भागलपुर में, और ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र है, ये गंगा तट पे पटना में स्थापित किया जा रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 16, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पे स्थित नहीं है? नदी तट पे नहीं है। ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भिलाई, जो कि ये किसी नदी के तट पे स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 17, जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इसमें सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है कि पोटास कम होते हैं, इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन बी है कि पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऑप्शन सी है पोटास प्रचुर मात्रा में होता है लेकिन फास्फोरस कम मात्रा में होता है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका पोटास प्रचुर मात्रा में रहता है लेकिन फास्फोरस कम मात्रा में होता है, जो जलोढ़ मृदा होती है। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता निकलता है? ऑप्शन ए है जोजिला से, ऑप्शन बी है सिपकिला से, ऑप्शन सी बनिहाल, या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जोजिला। जोजिला से ही होकर के जो मार्ग निकलता है, ले जाने का रास्ता निकलता है। प्रश्न संख्या 19 है, इसमें पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस झील में चांद पर पाए जाने वाला एक पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? ऑप्शन ए है लोनार झील महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी है चिल्का झील ओडिशा की, ऑप्शन सी है लोकटक झील मणिपुर, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए लोनार झील महाराष्ट्र के, जो लोनार लेक है महाराष्ट्र के, इसमें चांद पे पाए जाने वाले पदार्थ का तत्व मिलते हैं। क्योंकि ये जो है उल्का पिंड टकराने से ऐसा कि लोनार झील का निर्माण हुआ, इस वजह से उस पे उसके लक्षण मिलते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं। आप प्रश्न संख्या 20, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए दिया है उत्तरी सरकार, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है कोंकण तट, व ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। यानी जो है ये सारे के सारे उत्तरी सरकार तो हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा कृष्णा नदी जो डेल्टा बनाते हैं इसके और ऊपर है। मालाबार तट कोंकण तट तो पश्चिमी घाट पे हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अगला हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। इसमें दिया है कि जब नदियां सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती हैं तो उस पैटर्न को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन ए ट्रेलिस कहेंगे, ऑप्शन बी है ध्रुवाकृतिक पैटर्न, ऑप्शन सी है अभिकेंद्रीय पैटर्न, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपेटल पैटर्न कहेंगे, क्योंकि वो किसी एक झील में आकर अपना सारा पानी उड़ेल रही है। प्रश्न संख्या 22 है कि ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी दिहांगो, इसमें से अधिक। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी कोई नाम से ये नहीं जाने, कोई नहीं, यानी कोई नाम इसमें नहीं दिया जाता है तीस्ता में इसको मिलने के बाद। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 23 है, इसमें दिया है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है तराई, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भाबर, वो उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो देखिए जो स्थित होता है जो हिमालय क्षेत्र के जो सारे फैले समतल मैदान है इसे कहते हैं भाबर। भाबर क्षेत्र ये कहलाता है। प्रश्न संख्या 24 है। 24 है कि निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। तो देखते हैं इसका। देखिए इसका ऑप्शन ए दिया है कि विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी है सतपुड़ा श्रेणियां, ऑप्शन सी है अरावली पहाड़ियां और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो स्थित है ये सतपुड़ा श्रेणी है जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। प्रश्न संख्या 25 है। इसमें पूछ रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। ऑप्शन ए है पालकोंडा श्रेणी, ऑप्शन बी है कैमूर पर्वत, ऑप्शन सी है पटकाई श्रेणी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पटकाई रेंज या पटकाई श्रेणी जो कि सबसे नवीनतम इसमें से है। प्रश्न संख्या 26 है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित सकल जो खाड़ियां हैं क्रीक हैं कौन एक गुजरात राज्य से इसमें से संबद्ध नहीं है। जैसे ऑप्शन ए में दिया है कोरी क्रीक है कि नहीं संबद्ध, ऑप्शन बी है गोदई क्रीक, ऑप्शन सी है कझार क्रीक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो कझार क्रीक है ये जो है कह सकते हैं कि गुजरात राज्य से संबंध नहीं है, बाकी कोरी क्रीक और गोदई क्रीक का संबंध गुजरात राज्य से है। प्रश्न संख्या 27 है। ये दिया है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये ऑप्शन ए है कि अध्यारोपी सीमा का उदाहरण है, या ऑप्शन बी दिया है पूर्ववर्ती सीमा का उदाहरण है, ऑप्शन सी है परवर्ती सीमा का उदाहरण है, ऑप्शन डी है इसमें से एक से अधिक होगा। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है ये है अध्यारोपित सीमा रेखा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ऑप्शन ए है बैकाल झील को, ऑप्शन बी है ग्रेट बियर झील को, ऑप्शन सी है लिंकन बर झील को, ऑप्शन डी में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, बैकाल झील को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग नहीं है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख सौरमंडल का जो है भाग नहीं है तो इसमें भी यही होगा कि कोई नहीं, क्योंकि यहाँ एक से अधिक नहीं होगा, बल्कि ये देखिए जो क्षुद्र ग्रह है ये भी है सौरमंडल का भाग, एस्ट्रॉइड भी होते हैं, कमेट्स एंड धूमकेतु भी सौरमंडल का भाग है, प्लैनेट्स तो होते ही हैं। तो ये जो पूछ रहा है कि भाग नहीं है पूछा है, यानी कोई नहीं, यानी मतलब सभी के सभी इसके भाग सभी के सभी हैं, सौरमंडल का भाग हैं। प्रश्न संख्या 30 है। प्रश्न संख्या 30 है कि असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई क्या होती है। ऑप्शन ए है 4300 मीटर, ऑप्शन बी है 4400 मीटर, ऑप्शन सी है 4500 मीटर और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो हिमालय है, असम में जो हिमालय है उसमें जो हिमरेखा है, हिमरेखा पूछा हुआ है, हिमरेखा की जो ऊंचाई होती है ये होती है 4400 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई होती है 4400 मीटर के आसपास। तो ये है आज का आखिरी प्रश्न, ये आज अंतिम प्रश्न है ये। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।